AB5 हो गया था या बाकी था? AB5 हो गया था आपका। AB5 में एक्सियल इक्वेटोरियल बता दिया था। यस सर। AB5 में ये बता दिया था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक्सियल पोजीशन ज्यादा रिपल्शन फील कर रही होगी। पक्का ये हमारा काम हुआ था। हम फिर से आ जा रहे हैं AB5 ज्योमेट्री पे। AB5 ज्योमेट्री बस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इक्वेटोरियल में 3 आदमी थे आपके, 120 डिग्री बना रहे थे। एक्सियल के 2 आदमी थे। ठीक है, ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे फील हो रहा था? एक्सियल पे। इक्वेटोरियल बस फीलिंग लेस रिपल्शंस। लेट्स सपोज इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस वन लोन पेयर रिमूविंग वाया वन बॉन्ड पेयर, तो मैं कहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? इक्वेटोरियल। ठीक है, चाहे तो लिख लीजिएगा और जरूरी नहीं है, हर केस के लिए वैलिड नहीं है स्टेटमेंट की एक्सियल और इक्वेटोरियल में हमेशा लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाता है। नहीं, लोन पेयर कहाँ जाएगा? जहां रिपल्शंस कम फील होंगे। इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में कहाँ रिपल्शन कम फील हो रहे हैं? इक्वेटोरियल। अब लेट्स सपोज एक ज्योमेट्री है जिसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो उसमें कहाँ जाएगा? कहीं पे। पक्का? So I'm going to the case 5.1 AB4 E, and I am introducing lone pair in equatorial position, one of the equatorial positions. One of the equatorial positions. Now the geometry, जो ज्योमेट्री ये लोग बुलाते हैं इस अगर आप डिवाइस से या इस खिलौने से अगर आप हैबिचुअल हो, दिस वन इज सीसॉ। सो द नेम यूज्ड फॉर ज्योमेट्री इज सीसॉ। ठीक है, ऑल दिस इज नॉट अ वेरी गुड नेम। देखिए, जब यहाँ पे लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगा तो ये रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे काफी तेज, तो ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे? ये चेंज करेंगे अपनी लोकेशंस को। ठीक है, तो एक्चुअली ज्योमेट्री आपकी सीसॉ जैसी नहीं रहने वाली है। ठीक है, लिखी जाती है सीसॉ, बट सीसॉ इज नॉट अ गुड नेम। सॉल्व करने के बाद ज्योमेट्री लिखी जाती है स्लाइटली डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। Geometry is distorted tetrahedral. ठीक है, देखिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल आपको काफी हिंट देगा बॉन्ड एंगल के लिए। व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल इन दिस केस? नियरली 109 डिग्री। थीटा इज नियरली 109। यहां तक बात समझ में आ रही है ना? अब मैं 5.2 पे चलता हूं। 5.2 विल बी AB3 AB3 दो लोन पेयर लगाने हैं, कहाँ लगाए जाए? इक्वेटोरियल। और कोई पॉसिबिलिटी है बेटा?
देखिए मेरे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटी हैं, दोनों एक्सियल की, दोनों इक्वेटोरियल की और एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल, ठीक है। एंड नॉर्मली इफ आई सी आई विल फाउंड कि दोनों एक्सियल हटा करके अगर आप दो लोन पेयर लगा देते हैं तो लोन पेयर का रिपल्शन कैसा आता है? लोन पेयर का रिपल्शन कैसा आ रहा होता? कम। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 6 रिपल्शन आते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 6 रिपल्शन कंफर्म। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं दोनों इक्वेटोरियल पे लगा रहा हूँ, दोनों कहाँ लगा रहा हूँ? इक्वेटोरियल पे। ठीक है, तो लोन पेयर का 120 का एक रिपल्शन आ रहा है, ठीक है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के 90 के 4 आ रहे हैं और 120 का 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक इक्वेटोरियल पे लगाता, एक एक्सियल पे लगाता, तो इसमें लोन पेयर का ही 90 डिग्री का आ जाता है, इसमें लोन पेयर का ही 90 डिग्री का आ जाता है। तो लोन पेयर का ही 90 डिग्री का आ जाता, तो ये वाला केस तो वर्स्ट ऑफ द केसेस में से था, ये वाला केसेस आपके वर्स्ट ऑफ द केसेस में था, एक इक्वेटोरियल और एक एक्सियल। 2 केसेस पॉसिबिलिटी थी, 2 एक्सियल के या फिर 2 इक्वेटोरियल, ठीक है। अच्छा, समझाने के लिए मैं भी कभी कभी इस वर्डिंग का यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं, मैं भी कभी कहता हूँ कि जो ज्योमेट्री होती है वो पेरेंट ज्योमेट्री से इन्फ्लुएंस्ड होती है, उसके थ्रू गवर्न होती है, ठीक है। और ऐसा कहने से मैं एक सवाल से बच जाता, इस सवाल से कि मैं 2 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल के केसेस में से 2 एक्सियल के केसेस इसलिए काट देता हूं कि भाई पिछला वाला चूंकि लोन पेयर इक्वेटोरियल पे गया था, पहला चूंकि इक्वेटोरियल पे गया था, तो दोनों एक्सियल का केस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रही है? बट ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस किया तो एक बात कंफर्म थी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाज नॉट स्टैटिक, इट वाज डायनामिक। इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो सकते थे, हर वक्त रीअरेंज हो सकते थे और हर वक्त रीअरेंज होते ही रहते थे, होते भी रहते थे अपने आप से। ऐसा भी नहीं था कि मतलब हाँ ठीक है आप एक बार स्टेबल हो गए तो वहीं पे फिक्स हो गए, ऐसा भी नहीं होता था। वो तुरंत क्या करते रहते थे? फ्लक्चुएट करते रहते थे, मूव करते रहते थे। तो ये कहना कि दोनों एक्सियल का केस पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं रहा। नाउ प्रैक्टिकली मुझे मालूम है कि आंसर दोनों इक्वेटोरियल पे ही आ रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिकली मुझे मालूम है कि दोनों आंसर जो आ रहा है वो इस पे ही आ रहा है, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है? दोनों एक्सियल पे लेने पे हमारे रिपल्शंस कैसे आए थे? 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री, मैं 90 डिग्री वाले काउंट कर रहा हूं और अभी सिर्फ 90 डिग्री वाले काउंट कर रहा हूं। और 2 इक्वेटोरियल पे 90 डिग्री के कितने रिपल्शंस थे? 4। 90 डिग्री के कितने थे? 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ऑल्दो 120 डिग्री का एक लोन पेयर आ गया था और 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी आ गए थे। लेकिन हुआ क्या होगा? अगर मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि इक्वेटोरियल पे ही आंसर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब रहा होगा? किस केस के रिपल्शंस कम रहे होंगे? इक्वेटोरियल वाले। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, मुझे मालूम है कि बाय नेचर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है, ये केस एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा केस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन दोनों केसेस में से केस 1 और केस 2 में केस 1 जो एग्जिस्ट कर रहा है और केस 2 जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जबकि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी दोनों की है। तो कौन सा आपका बेटर केस रहा होगा? केस 1 वाला जो एग्जिस्ट कर रहा होगा। किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रही होगी? केस 1 वाले की। किसमें रिपल्शन ज्यादा रहे होंगे? केस 2 वाले। पक्का? तो लिख लीजिए, ऑल्दो थ्योरेटिकली case of both lone pairs locating at axial position is possible,
और पॉसिबल को अंडरलाइन कर लीजिएगा। पॉसिबल है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। But surely it must have been higher energetic molecule only because of that it is not found in practical. Only because of that it is not found in practical. In practical. In practical. In practical, both lone pairs takes on equatorial positions. Both lone pair takes on equatorial positions. ठीक है, दोनों इक्वेटोरियल पे डाल देते हैं, कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री बनेगी। ये बता सकते हैं किस तरीके की ज्योमेट्री आपकी कहलाएगी? ये किस तरीके की ज्योमेट्री कहलाएगी? टी शेप। जनरली टी सिर्फ लेटर टी की वजह से नहीं लिखा जाता है। अगर आप कहीं पे भी प्लम्बिंग सॉल्यूशंस वगैरह देखें जहां से एक और पार्ट निकाला जा रहा होता है पाइप का, तो जो जॉइंट लगता है उस जॉइंट को हमेशा क्या बुलाया जाता है? टी जॉइंट। कंफर्म? इसी वजह से इस शेप को नाम क्या दिया जा रहा है? टी शेप। लिखें, ज्योमेट्री इज टी शेप। बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल 90। कंफर्म? लेस देन 90 बिकॉज ज्योमेट्री ऐसे नहीं रहने वाली है, थोड़ी सी स्क्वीज कर जाएंगे। पक्का? तो थीटा इज लेस देन 90। प्रॉब्लम इज एक तो पहली बात ये जो 90 से हमें लग रहा है कि रिड्यूस किया हो, बहुत ही छोटी वैल्यू से रिड्यूस करता है, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल्स 90 डिग्री अलाइंड होते हैं। प्योर ऑर्बिटल्स जनरली कितने डिग्री पे अलाइंड होते हैं? 90 डिग्री। तो अगर आप किसी भी सिस्टम को 90 डिग्री से कम कराते हो तो मॉलिक्यूल की टेंडेंसी फिर मर्जिंग की या मिक्सिंग की ना हो करके वो प्योर ऑर्बिटल्स यूज करके 90 डिग्री चला जाए। प्योर ऑर्बिटल्स का यूज करके 90 डिग्री चले जाने से फायदा ये होगा कि जितना भी एंगल ज्यादा होगा रिपल्शंस कैसे होंगे? तो देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि मॉलिक्यूल अब मिक्स हो ही ना, अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करे ही नहीं। तो एक पॉसिबिलिटी तो जिस वजह से 90 डिग्री से कम का एंगल बहुत ज्यादा अच्छा एंगल नहीं है। कंफर्म? सेकेंड थिंग इज जो रिपल्शंस आते हैं 90, देखिए जैसे मैं आपको एक लोहे की रॉड दूं और मैं आपसे कहूं कि इसको फोर्स लगा करके टेढ़ा करो, 180 डिग्री पे था, बीच में कोई पॉइंट था, आप टेढ़ा कर रहे हैं तो पहले आपने इसे गर्म कर लिया बीच के पॉइंट को ताकि मूव करना आसान हो थोड़ा सा। जब आप इसको मूव कर रहे होगे, जैसे स्केल ले लें स्टील का, इसको जब आप मूव करा रहे होंगे तो स्टार्टिंग में मूव कराना आसान होगा। मान लीजिए 180 डिग्री से आपने 10 डिग्री एंगल आपने रिड्यूस कर दिया, 170 टोटल ले आए, तो इतने में आपके जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कम होंगे। 170 से 160 लाने में आपके फोर्सेस बढ़ने लगेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत तेजी से बढ़ रहे होंगे। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? तो 90 डिग्री वैसे ही काफी छोटा सा एंगल था और 90 डिग्री से और कम करते वक्त रिपल्शंस तेजी से बढ़ रहे होंगे, तो प्रैक्टिकली दिस एंगल वाज एक्चुअली 89 डिग्री। ये प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कितनी आती है? 89 डिग्री के आसपास। 89 डिग्री 90 डिग्री से बहुत ज्यादा डिफरेंस पे नहीं। दूसरा, जो ज्योमेट्री आपने लिख रखी है टी शेप, जो ज्योमेट्री आपने लिख रखी है टी शेप, वो कितना एंगल सजेस्ट कर रही है? 90 डिग्री। पक्का? नाउ द कंफ्यूजन इज
कि अगर आप टी शेप लिख रहे हो तो थीटा आपको कितना लिखना चाहिए था, जो कहाँ लिखा हुआ होगा, एनसीईआरटी पे, ठीक है। और जबकि एक्चुअली हम जानते हैं कि बॉन्ड एंगल कैसा होगा कंफर्मली 90 डिग्री से कुछ तो कम होगा ही होगा, भले 0.1 डिग्री, कुछ तो कम होगा ही होगा। नाउ इफ आई से देयर इज अ फेमस केस ऑफ दिस वन, ठीक है, if I ask how many 90 degree angles in BRF3, मैं ये तो नहीं कहूँगा टी शेप में बताओ कितने, मैं सवाल क्या पूछूंगा, how many 90 degree angles are in BRF3, तो आंसर क्या लिखा जाना चाहिए, 0 या 2, ये मैं आपके अपने लॉजिक पे ही छोड़ रहा हूं, ठीक है। आंसर 0 लिखना है इस केस का या 2 लिखना है, ये आपके अपने ऊपर है। सवाल लिख लीजिए, how many 90 degree angles are in BRF3, आंसर अपने हिसाब से लिख लीजिए। आप 0 लिखना चाहते हो 0 लिख दीजिए, 2 लिखना चाहते हो 2 लिख दीजिए। आप एग्जाम में कुछ एक्स आंसर लिख के आते हैं, एग्जामिनर काट देता है, नंबर आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर आप इतनी चीजें खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो आई बिलीव कि आप क्लास में बैठने लायक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट केस विल बी 5.3, नेक्स्ट केस विल बी 5.3। Now this case is easier to solve. Now the third lone pair will occupy the position of equatorial again, पक्का। The third lone pair will occupy the position of equatorial again। अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में जो 3 बॉन्ड पेयर थे वहां पे 3 लोन पेयर आ गए, वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। 2 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे होंगे, किसी डायरेक्शन में मूव करने का सेंस है नहीं, फोर्सेस आपके कैसे हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, इसी डिग्री पे पहले से ही बैलेंस हो चुके हैं। द ज्योमेट्री विल लुक लाइक लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, लिख लीजिए। पक्का। केस 6। नो केस 5 ऑनवर्ड्स हम करते भी क्या है, इजी टू सॉल्व है याद रखने के लिए। केस 5 ऑनवर्ड्स अगर मैं मान लूं कि ए बी एन टाइप की ज्योमेट्री है वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ए बी एन टाइप की ज्योमेट्री है वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम करते क्या है कि 2 लोगों को एक्सियल पे लगा देते हैं और n-2 को क्या कर देते हैं, इक्वेटोरियल पे अरेंज कर देते हैं। अगर टोटल n 5 हुआ तो एक्सियल के 2 और इक्वेटोरियल पे 3, n 6 हुआ तो इक्वेटोरियल पे 4, n 7 हुआ तो इक्वेटोरियल पे 5। कंफर्म, ये हम कहानी कर रहे होते हैं।
नाउ द ज्योमेट्री इज एक्सियल के 2 और इक्वेटोरियल के 4। जहां तक बात समझ में आ रही है, एक्सियल के 2, इक्वेटोरियल के 4। पक्का? इस ज्योमेट्री को मैं नाम दे सकता हूं स्क्वायर, बेस इज स्क्वायर, स्क्वायर बाय पिरामिड। मैं इसको नाम दे सकता हूं 86 को स्क्वायर बाय पिरामिड। मैं इसको नाम दे सकता हूं स्क्वायर बाय पिरामिड। ठीक। What is the bond angle over here? What is the bond angle over here? 90 डिग्री। एक्सियल और इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल का 90 है, एक्सियल का 90 है। तो यहां पर बॉन्ड एंगल एक्सियल का और इक्वेटोरियल का अलग अलग है या सेम है? पहले देख लें। सेम है, कंफर्म, पक्का। थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री। हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर देयर? हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर देयर? 12. How many 90 degree angles are there? 12. पक्का यहाँ तक? ठीक। पहले मुझे बताया कि इसका फेस कैसा होगा कोई एक। थोड़ा सा और चेक करें, अच्छे से चेक करें फेस कैसा होगा, और अच्छा वर्ड यूज करें ट्रायंगल से। इक्विलैटरल ट्रायंगल कंफर्म कर लें। Let's suppose this distance is x. This distance will be x root 2, x root 2, x root. Confirm. So the triangle will be equilateral triangle. How many faces are there? 8. How many faces are there? 8. क्या 8 के 8 फेस एग्जैक्टली सिमिलर है? 8 के 8 फेस एग्जैक्टली सिमिलर है। अगर 8 के 8 फेस एग्जैक्टली सिमिलर है, मेरी बात समझिए, हमने टेट्राहेड्रल का नाम आपको क्या समझाया था? 4 सिमिलर फेसेस। सो दैट दिस ज्योमेट्री हैज 8 सिमिलर फेसेस। नेम शुड बी octahedral या octahedron. The name can be octahedral या octahedron. पक्का? ठीक है यहाँ तक ना? octahedral is a more famous word than square bipiramidal, और square bipiramidal गलत नहीं है, देखिए, लेकिन कुछ नाम जबरदस्ती का कंफ्यूजन जनरेट करते हैं। स्क्वायर पिरामिड बाय पिरामिडल अगर आप यूज करते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल, तो इट सजेस्ट कि देयर इज अ डिफरेंट बेस विद एक्सिस अबव एंड बिलो। देयर इज अ बेस विद एक्सिस अबव एंड बिलो, और एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस आर डिफरेंट। इट सजेस्ट, पक्का? ठीक है। आप किसी भी तरह से चाहो तो कर सकते हो। तो अगर अब मैं पूछूं कि क्या बॉन्ड पेयर्स, एक्सियल बॉन्ड पेयर्स और इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर्स आर सेम और डिफरेंट? सेम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस। कंफर्म? तो बेटर वर्ड यहां पर
ज्योमेट्री डिफाइन करने का क्या था? ऑक्टाहेड्रॉन, क्योंकि ऑक्टाहेड्रॉन क्या सजेस्ट कर रहा था? सब कुछ एक जैसा होगा। ऑक्टाहेड्रॉन क्या सजेस्ट कर रहा था? सब कुछ एक जैसा होगा। ठीक है ना, ये कहानी हमारी हो गई। अब नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस विल बी AB5E। AB5E में हम लोग क्या करेंगे? किसी एक बॉन्ड पेयर को हटा करके क्या लगा देंगे वहां पर? क्लोरीन। कौन सी पोजीशन हटाएं? एक्सियल या इक्वेटोरियल? बहुत बढ़िया, कोई भी हटा दें। जब तुम यहां लोन पे लगाओगे तो इधर का पिरामिड हट जाएगा एंड द ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिड एंड द ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर पिरामिड। ठीक, अभी मैं स्क्वायर पिरामिडल की बात कर रहा हूं। कंफर्म। बॉन्ड एंगल विल बी बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर मैं स्क्वायर पिरामिडल के हिसाब से बात कर रहा हूं तो बॉन्ड एंगल विल बी 90 डिग्री। एंड हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर देयर? हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर देयर? 8. Now tell me, bond angle will be 90 degree or it will be differ than 90 degree? कैसा होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा या कम होगा? कम, बिकॉज ये जो ज्योमेट्री होगी ये स्क्वीज कर जाएगी और कुछ छतरी जैसी लग रही होगी बजाय स्क्वायर पिरामिड। ये बात कंफर्म समझ में आ रही है? सो थीटा इज 90 degree slightly. And how many 90 degree angles are there? If I ask now, how many 90 degree angles are there? 0. The famous case of this one is DR F5. ठीक है, यहां तक आईटी ने ये सवाल पूछा हुआ है। आईटी एडवांस में, आईटी जेईई से है, उसने पूछा है हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर देयर इन बीआर F5। ठीक है, सुन लीजिए पहले, हाउ मेनी 90 डिग्री एंगल्स आर देयर इन बीआर F5। और उसमें दो आंसर्स, इंटीजर टाइप था, 0 से 9 तक का आंसर आ सकता था। उसने दोनों आंसर करेक्ट किए थे, 0 भी करेक्ट किया था और 8 भी करेक्ट किया था। कंफर्म, उसने 0 भी करेक्ट किया था और 8 भी करेक्ट किया था। आपका अपना कोई एक आंसर होगा, दोनों समझ में आ रहे हैं कि किस वजह से आए होंगे। ठीक है, आप कोई एक आंसर लिखने वाले हो, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, आईटी ने दोनों आंसर करेक्ट किए थे, बाकी एग्जाम आईटी के अलावा दोनों आंसर करेक्ट करने वाला नहीं है। पहली बात आप कंफर्म कर लें, आईटी के अलावा ये कहीं पे भी आया होता, कोई भी एग्जाम होता अदर देन आईटी एडवांस, दोनों आंसर करेक्ट नहीं होते, वो इतना पेन लेते ही नहीं। वो आंसर सिंपली कौन सा करेक्ट कर देते? 8। वो सिर्फ कौन सा आंसर करेक्ट कर देते? 8। आगे बढ़ जाते, आप कोर्ट में केस करते, केस करने के बाद में क्या करते, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पक्का, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका आज की डेट में जो मेंस का एग्जाम है, मेंस का पेपर एक बार आउट, ठीक है, पेपर आउट हुआ होने का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को मिल गया होगा, 2 दिन पहले आउट, 2 दिन पहले आउट, ठीक, 2 दिन पहले आउट हुआ। 2 दिन पहले आउट होने के बाद में लोकल में, मतलब सिर्फ फोटोकॉपी पे बिका। एक ऐसा भी टाइम आया कि 10 पन्ने हैं, 10 रुपए की फोटोकॉपी, 10 रुपए में पेपर ले जाओ। पक्का, वो पेपर
एक्चुअल न्यूज़पेपर में प्रिंट भी हो गया, ठीक है। एंड द अथॉरिटी से हमें मालूम है पेपर आउट हो गया है, जो पेपर आउट हुआ है वो सही पेपर भी है, वो वही पेपर है जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में भी आया है, ठीक है। ये हमारे पार्ट पे गलती है मानते हैं, लेकिन अब पेपर चेंज नहीं करा सकते, री एग्जाम नहीं करा सकते, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और ये हुआ, कर लीजिए आप कोर्ट केस जो करना हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो आंसर है 0 और 2 या 0 और 8, इसमें आप क्या चूज करते हो वो आपके ऊपर में है। इतने आप समझदार होने चाहिए। हम वहां पे इसलिए नहीं जा रहे हैं एग्जाम देने की मुझे पीएचडी करनी है या लड़ाई झगड़ा करना है। मेरा ओवरऑल टारगेट क्या होना चाहिए, नंबर चाहिए। अभी लड़ाई झगड़ा तो बाद में कर लेंगे ना, और लड़ाई झगड़ा किससे करोगे तुम? लड़ाई झगड़ा उससे किया जाता है या बहस उससे की जाती है जब सामने वाला आदमी का इस तरीके का लेवल हो कि तुम्हारी बात समझ पाए। अगर वो समझ ही नहीं पा रहा है तुम्हारी बात जो तुम कहना चाह रहे हो, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा करने का कोई सेंस, निकल लो भाई, वहां पे कोई फायदा नहीं होगा। इतनी चीज क्लियर है। चलिए नेक्स्ट केस पे मूव करें। नेक्स्ट केस विल बी इजियर। केस 6.2 AB4 if। नेक्स्ट केस विल बी इजियर AB4 if। अब आप एक जगह लोन पेयर लगा चुके, दूसरा लोन पेयर ठीक अपोजिट में लगा दें, क्योंकि जब बगल वाले में लगा होगा तो लोन पेयर का 90 डिग्री का रिपल्शन आ जाएगा। तो हम कर क्या रहे हैं, कहां पे लगा दे रहे हैं, ठीक अपोजिट। अब ये ज्योमेट्री कैसी होगी, परफेक्ट हो जाएगी। देना के कहीं ऊपर नीचे मूव करने की जरूरत नहीं है इसे। द ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। अब प्लेनर क्यों है मुझे नहीं मालूम, नाम में है तो लिखा जाता है, लिखा होगा। बॉन्ड एंगल थीटा, थीटा 90 डिग्री एब्सोल्यूट। कितने 90 डिग्री के एंगल्स हैं, 4। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट केस पे मूव ऑन करते हैं यहां से। केस 7। केस 7 केस 7 में क्या होगा, केस 7 में क्या होगा, हाँ 2 एक्सियल पे और 5 इक्वेटोरियल पे। ठीक है, मेरे पास ऐसी कोई भी बॉल नहीं है जो 7 पॉइंट सिस्टम जनरेट करती हो, तो मैं इसको फिगर नहीं जनरेट करा सकता, लेकिन इतने फिगर आप देख चुके हो कि ये समझ में आ रहा हो। व्हाट इज अ बॉन्ड एंगल, इसकी ज्योमेट्री पहले नाम लिख लें। ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिड। द ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड पेंटागोनल बाय पिरामिड। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या कहलाएगा, 72 डिग्री। पक्का 72 कौन सा वाला है, इक्वेटोरियल। 72 डिग्री इक्वेटोरियल का और एक्सियल का 90। देखिए कोई बॉन्ड एंगल छोटा तो नहीं है,
180 डिग्री। कुछ छोटा तो नहीं है। अरे सारे बॉन्ड एंगल लिख लिए कि नहीं लिख लिए? नहीं सुनाई दिया क्या बोल रहे? अच्छा, कितने लोगों को ये कंफर्म है कुछ है? तो चलिए, इतनी बात मतलब आप हमसे अपनी कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ है तो वरना इतनी जगह मैंने छोड़ी नहीं होती ना यार, पक्का ना? इतनी तो हिंदी समझना सीखो अब तक। और 144 भी तो होगा, नहीं होगा? चलिए, 72 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 5। 144 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल होंगे? 144 के कितने होंगे? 3 या 2? 2 कौन बोला? नाम भैया? भव्य दलाल। भाव्या। भाव्या, कितने दोस्त हैं तुम्हारे? बहुत सारे होंगे। उसमें कुछ बहुत अच्छे भी होंगे, बहुत कुछ कमीने भी होंगे। तुम्हारा जो सबसे कमीना दोस्त हो ना, ठीक है, रिलेटिवली मेरे हिसाब से साधु इंसान होगा। भरोसा मत बेटा। जब मैंने आंसर दिया 3 और 2, तो मुझे जानने वाला क्या कहता? ना 3 सही है ना 2। पक्का? अब ढूंढो जल्दी से। 5 चेक करके देखिए। कंफर्म कर लीजिए भाई लोग। नहीं समझ में आया क्या? वो 2 में 144 बन गया। 2 में 144 बन गए? मतलब कि जो ऐसे सर्किल का है ना केस, सर्किल के अरेंजमेंट का। सर्किल में अरेंज आदमी है। बॉन्ड एंगल बनाने के लिए तुझे क्या चाहिए? 5 में से 2 नंबर। तुझे क्या चाहिए? 5 में से 2 नंबर। अगर तू 1 का गैप रखे, 1 का गैप रखे कंडीशन बनाएगा, तो जितने आंसर आएंगे वही 2 के गैप पे आएंगे, वही 0 के गैप पे आएंगे, वही 3 के गैप पे आएंगे। चेक करके देखिए। 0 गैप पे 5 आंसर है, 1 के गैप पे 2 के गैप पे
सर्किल दिखा, घूमता हुआ बैट। जब मैं तुझसे दूसरा एंगल पूछ रहा था तो मैं तेरी तरफ कंफर्म होकर के देख रहा था ना। तू बताएगा मैं क्या देख रहा था? भाई तेरा आंसर आने के लिए सिर्फ कान की जरूरत थी मुझे सोचने के लिए, पर मैं देख भी रहा था आपकी तरफ। मुझे बताएंगे मैं क्या देख रहा था? तेरा पेन चलता है कि नहीं चलता? मुझे सिर्फ इसी बात से दिक्कत रहती है कि सवाल सॉल्व करते वक्त पेन क्यों चला रहा है? क्या पेन चलाना वाकई में जरूरी है? क्या इतनी चीज को विजुलाइज करने के लिए तुम्हें कॉपी पे फिगर बनाने की जरूरत है? बच्चों को समझाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है, ठीक है, पर मुझे वाकई में बताओ कि मैं बच्चों वाली क्लास में पढ़ा रहा हूं या तुम अपने आप को उस लायक मानते हो? और अगर तुम पहले से ही अपने आप को उस लायक मानते हो तो गलत जगह पे हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, कंफर्म गारंटी दे रहा हूं। आई टेक प्राउड इनकी मैं मेडिकल में नहीं पढ़ा। क्यों? पवार साहब, मैं जबरदस्ती इतनी मैथ्स यूज करता हूं। ऐसा नहीं है कि सवाल बिना मैथ्स के सॉल्व नहीं किया जा सकता या 5C1 5C2 लगाने की जरूरत थी, बिना उसके भी सवाल सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन मैं जबरदस्ती यूज करता हूं। उसका कारण क्या है कि ताकि चीजें तुम रिलेट कर, एक एक सवाल इसी तरह से सॉल्व करते रहोगे तो पूरा पेपर टाइम पे सॉल्व नहीं कर पाओगे। भाई पेन नहीं चलाना था इसके लिए। आगे मूव करें यहां से। नेक्स्ट केस इज, भैया लोग चेक कर लीजिएगा, सिर्फ बाकी कर रहे थे, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा जितने भी ऑनलाइन वाले भैया लोग हैं। सर जो स्क्वायर बाय पे रखा गया है उसमें भी तो एक 180 का एंगल आएगा ना? हाँ 180 का आएगा, 180 का हर जगह आना, ठीक है। 180 वाला मैं स्किप कर दिया, ठीक है। इसीलिए जब इन्होंने 90 डिग्री के बाद में इन्होंने 180 बोला तो मैंने 180 लिखा। मैं अपनी ओर से 180 लिखने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, 180 तो रहेगा ही रहेगा। अब थ्योरेटिकली बोलने को तो यहाँ पे 144 के बाद तुम्हारा 216 वाला भी पड़ेगा, लेकिन 216 वाला उधर से काउंटर हो जाएगा, 180 वाला काउंटर नहीं होता है, इसलिए लिखना पड़ता है। ठीक है भाई, यहां तक। नेक्स्ट केस लिखते हैं। और इसको 7.1 लिखना कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है लिखने का, क्योंकि हम लिखते हुए आए हैं हर बार अभी तक, ठीक है। तो मैं पुराने अपने कन्वेंशंस को तोड़ना नहीं चाहता हूं।
पहले इतना नोट कर। ठीक है, पहले तो आपको ये समझाया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो केमिकली एस, एक्टिव एस और इनएक्टिव एस। ठीक है, अच्छा केमिकली इस वजह से वर्ड यूज किया गया होगा क्योंकि हम केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, इसके अलावा ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, मतलब और कोई रीज़न नहीं होगा। तो केमिकली यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। द टर्म इंपॉर्टेंट टर्म इज स्टीरियो। व्हाट इज स्टीरियो? What do you mean by stereo? स्टीरियो शब्द का कोई मतलब stereo is direction. Just write direction. Stereo means direction. ठीक है, स्टीरियो केमिकली एक्टिव, इसका मतलब केमिकली तो मैं बहुत ज़्यादा वर्ड ले नहीं रहा हूँ, केमिस्ट्री की वजह से केमिकली आया हो ना। स्टीरियो केमिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ और इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ? स्टीरियो केमिकली एक्टिव का क्या मतलब हुआ और इनएक्टिव का क्या मतलब हुआ? स्टीरियो केमिकली एक्टिव का क्या मतलब हुआ और इनएक्टिव का क्या मतलब हुआ? स्टीरियो मतलब भैया डायरेक्शन। ठीक है, तो एक है डायरेक्शन केमिकली एक्टिव, एक वर्ड आ रहा है डायरेक्शनल केमिकली इनएक्टिव। केमिकली को तो हटा सकते हैं, एक सेकंड के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। सो एक थिंग आ रही है डायरेक्शनली एक्टिव और एक आ रही है डायरेक्शनली इनएक्टिव। क्या मतलब हुआ इन दोनों टर्म्स का आपस में? एक के पास डायरेक्शंस हैं और एक के पास, या एक के पास डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, एक केस में डायरेक्शन से फर्क पड़ता है और एक केस में डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। वो सिस्टम, वो प्रॉपर्टीज जिसमें डायरेक्शन से फर्क पड़ता है उनको जनरली कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? वेक्टर। उनको कॉमनली हम किस नाम से जान रहे हैं? वेक्टर। और जिसपे फर्क नहीं पड़ता उसको इस। सो एक चीज ये कह रहा है कि एक एस ऑर्बिटल है जो वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा है और एक एस ऑर्बिटल है जो स्केलर। ठीक है, अच्छा अभी तक हमें नहीं मालूम था कि ऑर्बिटल भी वेक्टर और स्केलर की तरह ट्रीट होते हैं कि नहीं होते, हमें नहीं मालूम था। चलिए पहले एस ऑर्बिटल को तो देखें। एस ऑर्बिटल होता कैसा है? एस ऑर्बिटल होता कैसा है? स्फेरिकल। जैसे मान लीजिए
मेरे पास ये प्लेन है, इस प्लेन में डायरेक्शंस हैं या नहीं है? इस प्लेन में डायरेक्शंस हैं। एक प्लेन, जस्ट प्लेन है, रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल इस तरह से रखा हुआ है, इसके पास डायरेक्शंस हैं या नहीं? डिपेंड करता है सर, रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है किसके डायरेक्शन। चलिए हम आपकी बात मानते हैं प्रजापति साहब कि रेफरेंस पॉइंट पे फर्क पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट पे फर्क पड़ता है, इसका मतलब ये वेक्टर, अगर आपके आंसर्स रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये वेक्टर की तरफ ट्रेड हो रहा है। सीधी सी बात है, पक्का। इसके पास डायरेक्शंस कौन सी हैं? मैं परपेंडिकुलर में दो, जनरली जो एरिया होता है, प्लेन होता है, उसकी दो डायरेक्शन ली जाती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वैसे भी ये हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं दे रहा है, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग दे रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज आपकी अलग है, ठीक है। और जो भी प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही है, तो आंसर मतलब सिस्टम जो है डायरेक्शन डिपेंडेंट है। भले मैं वेक्टर कह पाऊं या नहीं कह पाऊं, इतना तो मैं कंफर्मली कह सकता हूं कि दिस सिस्टम वाज डायरेक्शनली डिपेंडेंट सिस्टम। नाउ फॉर अ स्फीयर, एस ऑर्बिटल वाज अ स्फीयर, फॉर अ स्फीयर आप क्या पाओगे? एक परफेक्ट स्फीयर है तो आप क्या पाओगे उसे? हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम। हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब हुआ या तो ये ओमनी डायरेक्शनल है, या तो ये ओमनी डायरेक्शनल है, या फिर ये नॉन डायरेक्शनल है। कंफर्म, या तो ये ओमनी डायरेक्शनल है या फिर ये नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल कहना ज्यादा अच्छा वर्ड है, नॉन डायरेक्शनल कहना ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो एस ऑर्बिटल बाय इटसेल्फ कैसा होगा? एस ऑर्बिटल बाय इटसेल्फ कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। कंफर्म कर ले भाई। पक्का? एस ऑर्बिटल बाय इटसेल्फ इज नॉन डायरेक्शनल। Now I am coming over to p orbital. P orbital was something like dumbbell shape. क्या ये सारी डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज बराबर आ रही होंगी? नहीं। क्या इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर है? अगर मान लीजिए मैं डी ऑर्बिटल ले लेता, सर कोई एक डी ऑर्बिटल ले लेता, ठीक है, मैं एक डी ऑर्बिटल ले लेता, अच्छा फिगर तो नहीं है डी ऑर्बिटल का, लेकिन ठीक है। क्या इसकी सारी वैल्यू सेम आ रही होती है डायरेक्शन में? नहीं। आपने देखे होंगे तो और भी ऑर्बिटल्स होंगे, उसमें लोब्स होते चले जाते हैं। लोब्स कितने भी लगा लो और कितने भी सिमेट्रिकली प्लेस लगा लो, क्या वो स्फीयर बन जाएगा? कौन सी ज्योमेट्री आपकी किसी भी डायरेक्शन में कभी भी सारी प्रॉपर्टीज सेम ही दे रही है, सिर्फ स्फीयर। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? कैसा होता है? डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट या नॉन डायरेक्शनल। और एस ऑर्बिटल के अलावा जितने भी और ऑर्बिटल्स बन सकते हैं वो सारे क्या होते हैं? डायरेक्शनली डिपेंडेंट। ठीक है, मैं एक सेकंड डायरेक्शनली डिपेंडेंट को वेक्टर की तरह मान लेता हूं और डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट को स्केलर। अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर मस्ट बी वेक्टर। एक डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट सिस्टम और एक डायरेक्शनली डिपेंडेंट सिस्टम को मिलाओगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए? मैं एक और एक की बात कर रहा हूँ, तुम कहो कि भाई एक डायरेक्शनली इंडिपेंडेंट लिया, एक इस तरह से लिया कि प्लस एक्स का हो, एक होता है माइनस एक्स का हो, मिला करके 0 हो गए। मैंने 3 की बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ किसकी बात की है? 2। फिर भी कैंसिल आउट नहीं होगा, या कैंसिल आउट होने के चांसेस बहुत खराबी होंगे जब तक अनलेस अनटिल की फाइनल रिजल्टिंग सिस्टम पूरा स्फीयर बन रहा हो, उसमें डायरेक्शन डिपेंडेंस थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। ठीक, अब वो कह रहा था कि जब मैं AB5, AB4, AB6 की बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि ऑर्बिटल्स आर मर्जिंग और मिक्सिंग।
ऑर्बिटल्स आर मर्जिंग और मिक्सिंग। मैंने कहा था बीबीटी में बताएंगे, लेकिन ऑर्बिटल मिक्स हो रहे थे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। मैं कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1 if carbon is forming 4 bonds, if carbon is forming 4 bonds, configuration was dynamic. 1s2 2s2 2p2 was ground state configuration, most stable configuration, लेकिन हर कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन वही है, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। 1s2 2s2 2p2 कार्बन की कितनी वैलेंसी सजेस्ट कर रहा था? 2। 1s2 2s2 2p2 कार्बन की कितनी वैलेंसी सजेस्ट कर रहा था? 2। 2 अनपेयर्ड थे। अगर 4 वैलेंसी करानी थी तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज करना चाहिए था? 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz। ना कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पे मिक्स हो रहे होंगे? s px py pz। अगर वो चारों अलग अलग डायरेक्शन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं तो कौन कौन से ऑर्बिटल आपके मिक्स हो रहे होंगे? s px py एंड pz। इतनी बात कंफर्म समझ में आ रही है? ठीक है, ऑलरेडी ये बात समझ में आ रही है। तो इनका जो मिक्सिंग के बाद सिस्टम बना होगा वो डायरेक्शनल बना होगा या नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। उसमें डायरेक्शन थी 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल हमने दिखाया था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बताई थी हमने, उसकी डायरेक्शंस लिखी। कंफर्म? पक्का? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें थी। नाउ द थिंग इज दैट कि अब वो कह रहा है कि अगर s ऑर्बिटल ऐसा यूज किया जाए जो स्टीरियो केमिकली एक्टिव, मतलब डायरेक्शनल s हो और एक में नॉन डायरेक्शनल s हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि s डायरेक्शनल भी हो और s डायरेक्शनल ना भी हो? ऐसा कैसे और कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है कि s ऑर्बिटल में डायरेक्शन का इफेक्ट पड़े और डायरेक्शन का इफेक्ट ना पड़े? ऐसा किस तरीके के s में हो सकता है? How is it possible that s orbital is stereochemically active? What type of s orbital is this one? And what type of s orbital is where it is stereochemically inactive? स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल को मैं लिख सकता हूं प्योर s ऑर्बिटल, वहां दिखाई नहीं दिया, प्योर s ऑर्बिटल। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव s ऑर्बिटल को मैं क्या लिख सकता हूं? प्योर s। और स्टीरियोकेमिकली एक्टिव s ऑर्बिटल को क्या मैं लिख सकता हूं? मर्ज्ड s। मर्ज के हम केमिस्ट्री में क्या वर्ड यूज कर रहे थे मर्जिंग के लिए, इस फिनोमेना के लिए? हाइब्रिडाइजेशन। So this one is hybridized S. This one is hybridized S, and this one is pure. अच्छा, जो ज्योमेट्रीज बना रहे थे वो तो हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम के लिए थी, फोर्सेस बना रहे थे VSEPR हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम के लिए था। केस 7 क्या था? पेंटागोनल बाइपिरामिड, पेंटागोनल बाइपिरामिड। एक्सियल एंगल वाज 90 डिग्री,
इक्वेटोरियल एंगल बार 72 डिग्री जो मतलब में रखता था, 144 ठीक है लिखने के लिए मैथमेटिकली अलग बात है, बट मतलब तो 72 रखता था। इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल में रिपल्शन ज्यादा कहाँ पे आएगा, एक्सियल पे या इक्वेटोरियल? ज्यादा रिपल्शन कहाँ होगा? इक्वेटोरियल पे रखोगे तो अगल बगल से कितना एंगल आएगा, 72 का, और एक्सियल पे 90 डिग्री का। कंफर्म? तो ज्यादा रिपल्शन, ज्यादा भीड़ भाड़ कहाँ फील कर रहा है आदमी, इक्वेटोरियल पे या एक्सियल पे? इक्वेटोरियल। तो लोन पेयर कहाँ भागेगा, लोन पेयर कहाँ भागेगा, एक्सियल पे। देखिए ज्योमेट्री वाज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री वाज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, किसी एक एक्सिस पे लोन पेयर लगा दिया, ज्योमेट्री रिमेन बी पेंटागोनल पिरामिड। समझ में आ रहा है ये केस 7.1 समझ में आ रहा है? द ज्योमेट्री विल बी पेंटागोनल पिरामिड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है ना? व्हाट वाज AB7? AB7 वाज कि A के ऊपर में 7 B लगे हुए हैं। AB7 वाज A के ऊपर में 7 B लगे हुए, 7 B लगे हुए होंगे तो मुझे 7 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट रही होगी A से। A ने कितने ऑर्बिटल्स दिए होंगे, 7, पक्का। AB6E में कितने दिए होंगे, 7, 6 बॉन्ड पेयर के लिए और 1 लोन पेयर के लिए। कोई भी जब आदमी अपने ऑर्बिटल देगा तो स्टार्ट S से कर रहा होगा नॉर्मली, अनलेस अनटिल की बहुत ही पर्टिकुलर केस हो जाए। जनरली वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, S से, S फिर P फिर D फिर F, इस तरह से कुछ जाता होगा, पक्का। अच्छा S में 1 है, P में 3 है, D में 5 है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 5 3 8 9 तक का तो काम चल ही जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास S है, P है और D है, भाई 7 है तो S भी यूज करना पड़ेगा, P भी यूज करना पड़ेगा, D भी यूज करना पड़ेगा। D पूरा यूज नहीं होगा, कुछ D यूज होगा। इसमें से सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा, S। इसमें से सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन होगा, S। लोन पेयर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सिस्टम है, लोन पेयर सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सिस्टम है। इसको कहाँ रखा जाए, न्यूक्लियस से दूर या न्यूक्लियस के पास, कहाँ रखें? लोन पेयर परेशान करेगा आपको, रिपल्शन ज्यादा देगा, रिपल्शन ज्यादा देगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटाएगा, तो लोन पेयर को कहाँ रखें, न्यूक्लियस से दूर या न्यूक्लियस के पास? एक सबसे परेशान करने वाला लड़का है, ठीक, उसको कहाँ बैठाऊं, क्लास में सबसे दूर किनारे से या अपने बगल में? क्लास कंट्रोल तो मैं ही कर रहा हूं ना यार, इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल तो न्यूक्लियस कर रहा है। कहाँ रखा जाए उसको, दूर रखें या पास में रखें? पास में। दूर रखोगे तो क्या होगा, बहुत परेशान करेगा अगल बगल वालों को, अपनी खुद का साम्राज्य बना लेगा थोड़ी देर में, पक्का। कहाँ रखा जाए, तो लोन पेयर पर्टिकुलरली अगर SPD है तो मैं लोन पेयर को पर्टिकुलरली कहाँ रखने की कोशिश करूँ, S में रखने की कोशिश करूँ या D में? D दूर रहा होगा, S पास रहा होगा, कहाँ रखूँ, S। अब वो कह रहा है प्योर S, प्योर S है तो S तो चारों तरफ से बराबर हो गया, उसमें कोई डायरेक्शन है नहीं। और हमने VSEPR में डायरेक्शनल फोर्सेस की बात की थी, हमने फोर्सेस की बात की थी, फोर्सेस डायरेक्शनल थे, तो मेरे पास डायरेक्शन कितनी बची, AB6E में E तो चला गया S में, AB6E में E कहाँ चला गया, S में। टोटल 7 ऑर्बिटल थे, पेयर मैंने भेज दिया S में और S प्योर है। अब P और D कंबाइंड है कि कंबाइंड नहीं है उससे भी मुझे लेना देना नहीं, डायरेक्शन तो होंगे ही होंगे, चाहे कंबाइंड हो या ना हो, डायरेक्शनल तो होंगे ही होंगे। अब कितनी डायरेक्शन मेरे पास बची,
6 लोन पेयर की कोई डायरेक्शन नहीं बची। 6 डायरेक्शन होंगी तो ज्योमेट्री कैसी आएगी? ए के पास 6 डायरेक्शंस में फोर्सेस होंगे तो ज्योमेट्री कैसी आएगी? 6 में टेट्राहेड्रल। ये AB6E में से E वाला केस जो होगा वो लोन पेयर F में चला जा गया, इस पेयर में वो चारों डायरेक्शन में बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म हो गया। चारों डायरेक्शन में बराबर से जाकर के क्या हो गया? खत्म हो गया। कितने फोर्सेस बचे रिपल्सिव? 6। ये केस किस में कन्वर्ट हो गया? AB6E वाला AB6 की ज्योमेट्री क्या थी? ऑक्टाहेड्रॉन। इसकी ज्योमेट्री क्या थी? ऑक्टाहेड्रॉन। अब S है कैसा? वो S को भी तो देखना पड़ेगा ना। अब S है ऐसा कि यहाँ पे इस स्फीयर के ऊपर एक आप जेली जैसा एक मोटी सी लेयर मान लीजिए, थोड़ी सी, और थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग लेयर जिसमें वेव्स बन रही हो, जुड़ रही हो, ऐसा आप सिस्टम एज्यूम करेंगे। तो वो S ऑर्बिटल इसके ऊपर में लेयर की तरह होगा चारों डायरेक्शन में हर तरफ, और सिस्टम कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रॉन। अब जब ये होगा तो उस S ऑर्बिटल में वो S ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम रहा होगा। इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे में फैल करके कोई भी डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, पक्का। अच्छा, जैसे मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, लेट्स सपोज यहाँ पे था, तो यहाँ पे उसके रहने की प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे रहने की प्रोबेबिलिटी, समझिए, इन दोनों के ठीक बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की और इन तीनों के ठीक बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी या अलग हो जाएगी? ये इलेक्ट्रॉन है, एक जेली जैसी सरफेस है, जेली की सरफेस पे वो मस्त सांप जैसा घूम रहा है, बहुत छोटा सा है सांप जैसा, और सांप जैसा घूम रहा है, बहुत हाई स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है। घूम रहा होगा तो हर जगह उसकी रहने की प्रोबेबिलिटी सेम है, डिफर है? पहले तो ये बताइए भाई, वो इलेक्ट्रॉन भी तो रिपल्शन तो फील कर ही रहा होगा, जहाँ पे जिस समय जहाँ पर होगा वहाँ के हिसाब से रिपल्शन फील कर रहा होगा, पक्का। जब रिपल्शन फील कर रहा होगा तो यहाँ पे आएगा तो भी उतना ही रिपल्शन फील करेगा जितना यहाँ पे करेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ऐसे समझते हैं। मान लीजिए इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इतना बड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इन तीनों के बीच में या फिर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट 1 जो इन दोनों के जस्ट बगल में आ रहा है और बीच वाला ये, इन तीनों का जो ट्राइंगल बन रहा है इनका सेंटर, ठीक है। इन दोनों जगह में इसकी प्रोबेबिलिटी रहने की सेम होगी या नहीं? नहीं। कंफर्म? कहाँ पे ज़्यादा होगी? तीनों के बीच में, जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही होगी वहाँ पे रहने की प्रोबेबिलिटी। कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसके रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी? इस पूरे मॉलिक्यूल में कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उसके रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने लगेगी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जगह पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होने लगेगी, पक्का। घूम तो सब जगह रहा होगा, प्रोबेबिलिटी सब जगह होगी, कुछ जगह ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो गई है, कुछ जगह प्रोबेबिलिटी कम। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा देर के लिए यहाँ एग्जिस्ट करता होगा बजाय घूमने के? तो अब इसका शेप परफेक्ट स्फेरिकल नहीं रहा होगा। परफेक्ट स्फेरिकल कब होगा? जब सब जगह इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी आती है? सेम। क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी सब जगह सेम नहीं आ रही तो मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ जगह थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और कुछ जगह थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब मैं प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे स्पाइक जैसा आ जाएगा, एक छोटा सा स्पाइक। स्पाइक मतलब इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा स्पाइक आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 8 जगह आ जाएगा, ठीक है। वो स्पाइक का ये मतलब नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन स्पाइक में घूम रहा है, उस स्पाइक का क्या मतलब है? इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और 8 एक साथ नहीं होगा, किसी एक जगह पे एक जगह हो रहा होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फंसा होगा तो जिंदगी भर यहीं फंसा रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा। कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी, पक्का। तो कभी इस तरह से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन,
कभी ऐसा दिखने लग जाएगा उसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, कभी एकदम से यहाँ दिखने लग जाएगा, कभी एकदम से यहाँ दिखने लग जाएगा, और कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होगा। किस पैटर्न से मूव कर रहा होगा इसका कोई रेगुलर पैटर्न भी नहीं होगा। पक्की बात समझ में आ रही है? उस इलेक्ट्रॉनिक पेयर का जो स्पाइक होगा वो स्पाइक किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा, वो जो स्पाइक आएगा, स्पाइक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी का जो स्पाइक होगा वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होगा। हाँ, बाहर कहाँ, किस पॉइंट पे पॉइंट आउट कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा इस ट्रायंगल के सेंटर को, इस ट्रायंगल के सेंटर। और किस ट्रायंगल के सेंटर को? किसी एक ट्रायंगल के सेंटर को। तो मैं कह सकता हूं ज्योमेट्री विल बी ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रॉन। ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूं मैं बता रहा हूं। द ज्योमेट्री विल बी ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रॉन विद अ लोन पेयर pointing towards center of one of the triangular faces। कह सकता हूं ऐसा। पहले ज्योमेट्री लिखिए। ज्योमेट्री विल बी ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रॉन। ज्योमेट्री विल बी ऑलमोस्ट ऑक्टाहेड्रॉन geometry will be almost octahedron, ठीक है, with a lone pair pointing towards center of one of the triangular या equilateral triangular faces। ठीक है। अब मैंने मान लिया पर्टिकुलर किसी टाइम मूवमेंट पे, पर्टिकुलर किसी समय पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसा था, यहाँ पे रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, मैंने मान लिया ऐसा था। अब मुझे बॉन्ड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशंस बताएं कि बॉन्ड एंगल्स कैसे होंगे। बॉन्ड एंगल्स कैसे होंगे? अगर लोन पेयर यहाँ होगा तो ये ट्राइंगल फैल जाएगा, पक्का ये ट्राइंगल फैलेगा। जब ये ट्राइंगल फैलेगा तो इधर पीछे की तरफ ही फैलेगा, तो ये ट्राइंगल मजबूरी में सिकुड़ेगा, ये ट्राइंगल मजबूरी में सिकुड़ेगा। तो कुछ बॉन्ड एंगल ऐसे होंगे जो 90 डिग्री से बढ़ जाएंगे और कुछ कम हो जाएंगे। तो बॉन्ड एंगल इज, some bond angle will be slightly greater than 90 degree and some bond angle will be less than 90 degree। और अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं आ रहा तो क्या इसको नॉर्मल ऑक्टाहेड्रॉन बुलाया जा सकता है? नहीं, इसे नॉर्मल ऑक्टाहेड्रॉन, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन बुलाया नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई द ज्योमेट्री इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन। अच्छा, तभी हमने टेट्राहेड्रॉन लिखा हुआ था, इसी वजह से बीच में भाई साहब ने एक आंसर, किस भाई साहब ने आंसर दिया था वो टेट्राहेड्रॉन का? सही बेटा। ठीक है, आज ज्योमेट्रीज के ऊपर में मैं एक डीपीपी शीट डाल दूंगा। ठीक है, ये आपकी ज्योमेट्रीज हो गई ना। आई हैव टू गो फॉर बीबीटी। आई विल टेक 1 क्लास एक्स्ट्रा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स की नेक्स्ट क्लास का वीडियो सबके लिए है या नहीं है? मतलब एक्चुअली मैं आई विल नाउ सजेस्ट कि सारे बैचेस के बच्चे देखें नेक्स्ट क्लास का वीडियो। देख सकते हैं, देखें या नहीं देखें इनके ऊपर में हेडिंग डालते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री।
हेडिंग डालते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पहली बात तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बहुत, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इस तरह से सिस्टम होता है, मतलब अगर किसी भी सिस्टम को मुझे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बहुत काम आते हैं कि वेरिएबल्स अलग अलग लेने हैं कि सेम वेरिएबल से काम चल जाएगा। सेम वेरिएबल से काम चल जाएगा, इससे मुझे फायदा ये बहुत हो रहा होता है कि मेरी इक्वेशंस कम वेरिएबल्स की बनती हैं, कम डिग्री की बनती हैं, सॉल्व करना क्या हो जाता है, आसान। मैं सिर्फ हर बार हर समय नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता जाऊँ, ठीक है, चाहे वो सेम आ रहा हो चाहे अलग आ रहा हो, तो इक्वेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड होने लगेंगी ना, सॉल्व करने का मन कर रहा होगा, इक्वेशन पुट भी करोगे। कंप्यूटर देखिए कितना भी फास्ट, कंप्यूटर कितना भी फास्ट हो, सबकी लिमिट, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उस समय जो कंप्यूटर था, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ टाइम ऑफ 200 years, ठीक है। आज की डेट में हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें इक्वेशंस फिल करके वेरिएबल्स की कि कल का मौसम कैसा, पर आज भी हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि 6 महीने बाद का मौसम कैसा, क्योंकि उसमें इक्वेशंस हमारी कैसी हो रही होंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है। उन 6 महीने बाद का मौसम शायद आज भी नहीं, मुझे कंफर्म भी नहीं है कि हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। 600 साल बाद का तो पक्का नहीं कर पा कंफर्म, और ना ही हम उतनी कोशिश भी कर रहे हैं, वेरिएबल्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे और सो। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बहुत काम के होते हैं। हम जिनके ऊपर में ज़्यादा फोकस करेंगे दैट आर सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बुलाते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री को एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बुलाते हैं, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये 3 चीजें मैं आपकी क्लास में डिस्कस करूंगा। चौथा है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, चौथा है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आप में से किसी बच्चे को अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री के सवाल में डाउट होगा तो डिपेंडिंग अपॉन द केस मैं डिस्कस करूंगा उसके साथ अकेले, ठीक है। मैं फिर बता दूं मेरे आंसर्स हमेशा पर्सन टू पर्सन, क्लास टू क्लास डिफर करते हैं। मुझसे पूछा जाए कि छोटे बच्चे का सर दीवार पे बैठ दोगे तो क्या होगा, मैं ये बात कर चुका हूँ शायद। नॉर्मल आदमी के लिए आंसर क्या होना चाहिए, चोट लग जाएगी, और किसी आदमी के लिए ये भी हो सकता है कि वाइब्रेशंस होंगे मॉलिक्यूल में, दीवार में, सेल वॉल में, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे एंड सो ऑन। डिपेंडिंग अपॉन द केस आंसर एग्जिस्ट करते हैं, आंसर्स एब्सोल्यूट नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये तीनों डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात है कि ये तीनों के लिए एक क्लास काफ़ी कम है, तो जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो ही हैं इन तीनों पॉइंट्स को, तो अपनी ओर से जितना पढ़ सकते हो पढ़ के आए। आज आपकी एक डीपीपी आ जाएगी रिगार्डिंग ज्योमेट्री, सॉल्व कर लीजिएगा, कल होमवर्क चेक होगा।